मोतीलाल मानो आकाश में उड़ने वाले रंगीन पतंग थे। जिस तरीके से एक रंगीन पतंग आसमान में उड़ती है और उसका कोई एक किनारा नहीं होता, वो शांत नहीं रहती है, वो सिर्फ उड़ती है और नृत्य करती सी दिखती है, वैसे ही मोतीलाल भी थे, जो आकाश में उड़ने वाली रंगीन पतंग की तरह लगते थे अपने व्यवहार से। और भुवन मोहिनी यानी मोतीलाल की पत्नी यानी शरद के माता पिता निरंतर घूमते हुए चक्र के समान सीधी सादी प्रकृति की महिला थी वो। उसका कोमल उसका कोमल मन सबके दुख से द्रवित होता था। यानी शरद की माँ जो है बहुत ही सीधे व्यवहार की और प्रकृति की महिला थी, और उनका मन तो इतना कोमल था कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी दुखी है तो वो खुद भी उतनी ही दुख में शामिल हो जाती थी जितना उसके लिए वो दुख बड़ा होता। इसलिए सभी उसको प्यार करते थे और बड़े उसकी सेवा परायणता पर मुग्ध थे। यानी जो है शरद की माता जो है वो इतने साधारण व्यवहार की थी और इतना अच्छा उनका व्यवहार था, इसीलिए सभी लोग उनसे प्यार करते थे। और जो बड़े हैं वो उसकी सेवा परायणता से यानी सेवा भाव से बहुत खुश रहते थे। छोटे उसके स्नेह के लिए लालायित रहते थे। यानी जो छोटे थे उनसे वो उनके प्रेम के लिए हमेशा ललायित रहते थे, तैयार रहते थे उनसे प्रेम लेने को। यानी वो छोटों को बहुत प्यार देती थी, स्नेह देती थी। शरद साहित्य में खोजने पर ऐसे अनेक चित्र मिल जाते हैं। शरद ने जो अपना साहित्य लिखा है उनमें वो अपनी माँ को जो दर्शाते हुए उन्होंने चरित्र लिखे हुए हैं, वो ऐसे चरित्र काफ़ी मिल जाते हैं। माँ का ऋण चुकाने के लिए कथाकार शरद जरा भी तो कृपण नहीं हुआ। कृपण यानी कंजूस। यानी माँ का ऋण चुकाने के लिए उन्होंने अपने साहित्य में जितना बन पड़ा अपनी माँ के विषय को बखानने के लिए उन्होंने हर एक कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने जरा भी कंजूसी नहीं की। और शरद ने अपनी माँ की भूमिका को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से और उनके जीवन में जो उनकी उपस्थिति थी और जो उन्होंने अपनी भूमिका निभाई उसको उन्होंने अपने साहित्य में साफ तौर से झलकाया है। लेकिन कैसी भी सरल और उदार नारी हो, कहने का अर्थ यह है कि कितनी भी बेहतरीन व्यवहार वाली नारी हो, लेकिन अगर उसका पति अकर्मण्यता वाला हो तो उसको ठेस पहुंचता ही पहुंचता है। कहने का अर्थ है कि नारी कितनी ही सीधी साधे व्यवहार की क्यों ना हो, कितनी भी भोली भाली क्यों ना हो, कितने भी अच्छे नेचर की क्यों ना हो, कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका पति जो है अकर्मण्यता को लिए हुए रहता है तो वो उसके व्यक्तित्व को, उसकी प्रकृति को ठेस पहुंचाता ही पहुंचाता है। उसके लिए उसकी शान होता है और उसकी वो इज्जत होता है उसका पति, इसलिए उसका कर्मठ होना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो चाहे जितनी भी साधारण और बेहतरीन स्त्री हो, वो उसको ठेस पहुंचाता ही। वैसे ही शरद की माँ के साथ होता है। और मोतीलाल का जो ये व्यवहार था, जो उन्होंने कभी जीविका कमाने में रुचि नहीं ली और घर परिवार को चलाने की कोशिश नहीं की, और उसके प्रभाव से जो मोतीलाल की पत्नी का जीवन प्रभावित हुआ, उससे उनके जीवन को तो जो ठेस पहुंची ही पहुंची, लेकिन उनके व्यक्तित्व को जो ठेस पहुंची वो सिर्फ वही जानती हैं। भुवन मोहिनी बहुत बार शुद्ध हो उठती, बहुत परेशान हो जाती हूँ, तब मोतीलाल चुपचाप घर से निकल जाते और देर तक बाहर ही रहते, शुभदा के हारान बाबू की तरह। शुभदा यानी कि शरद बाबू का ही जो है वो एक रचना है शुभदा, जिसमें उन्होंने हरान बाबू के कैरेक्टर को वहाँ पर दिखाया है बिल्कुल अपने पिता की तरह, और उन्हीं को ही ध्यान में रखते उन्होंने इस कैरेक्टर को यहाँ पर इस कहानी में लिखते हुए दिखते हैं शुभदा को। अगर बच्चों को मौका मिले तो जरूर उनकी जो जो कहानियाँ आप देखेंगे, कोमाज में इनकी जो कहानियों के नाम लिए जा रहे हैं, उनकी रचनाओं के नाम लिए जा रहे हैं, वो बहुत ही बेहतरीन रचनाएं हैं इनकी। इनको पढ़ना जो है आपको लिटरेचर की ओर खींचेगा। और तो शुभदा जो है उन्हीं कहानियों में से, उन्हीं रचनाओं में से एक है जो यहाँ पे शरद की रचना है। शरद जब 5 वर्ष का हुआ तो उसे बकायदा प्यारी यानी बंदोपाध्याय पंडित की पाठशाला में भर्ती करा दिया गया। जब शरद 5 साल के हो गए थे तो उनको बंदोपाध्याय पंडित की पाठशाला में भर्ती करा दिया गया था, एडमिशन करा दिया गया था। लेकिन वह शब्दशः शरारती ही था, प्रतिदिन कोई ना कोई कांड करके ही लौटता। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसकी शरारतें और भी बढ़ती गई। उस दिन चटाई पर बैठे बैठे उसने देखा कि पंडित जी चिलम में तंबाकू सजाकर कहीं चले गए हैं। बस वह उठा और चिलम में से तंबाकू हटाकर उसके स्थान पर ईंट के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए। पंडित जी ने लौटकर चिलम में आग रखी और हुक्के पर रख कर गुड़गुड़ाने लगे, लेकिन धुआं तो बाहर आ ही नहीं रहा। कई बार कोशिश की पर व्यर्थ यानी बेकार।
तब चिलम को उलट पलट कर देखा तो पाया कि तंबाकू के स्थान पर ईंट के टुकड़े रखे हुए हैं। समझ गए ये किसी विद्यार्थी का ही काम है। क्रुद्ध होकर यानी गुस्सा होकर उन्होंने पूछा, सच बताओ ये ईंट के टुकड़े चिलम में किसने रखे हैं? कुछ क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जब पंडित जी क्रोध से बार बार चीत्कार करने लगे यानी चिल्लाने लगे तो डर के मारे एक लड़के ने शरद का नाम ले लिया। सुनकर पंडित जी ने बेंत हाथ में उठाई और मारने के लिए उसकी ओर लपके। शरद ने यह देखा तो तुरंत छलांग लगा दी। जाते समय उस लड़के को धक्का देना नहीं भूला जिसने उसका नाम लिया था। जिस बच्चे ने यहाँ पर उसका नाम पंडित जी को बताया कि ये उसके काम है, जो चिलम में वहाँ से उसने उसमें ईंटें डाल दी हैं, तो वो बेत उठाते हुए देखकर पंडित जी को वहाँ से तो भाग निकलता है, छलांग लगा लेता है, लेकिन जाते जाते ऐसा करते करते उस बच्चे को भी धक्का देना नहीं भूलता जिसने उसका नाम ले लिया। वो गिर पड़ा। पंडित जी उसको उठाने लगे और उसी बीच में शरत जो है वो यह जा और वह जा यानी इतनी तेज भागा, उसने अपने आप को बचा ही लिया। क्रोध से कांपते हुए पंडित जी शरद के घर पहुंच गए। अब जो है शरद तो वहां से भाग गया, वहां पंडित जी की पकड़ में तो नहीं आया, लेकिन गुस्सा इतना आया हुआ था पंडित जी को कि वो शरद के घर पहुंच जाते हैं। उसकी कहानी सुनकर माँ के क्रोध का भी ठिकाना नहीं रहा। घर लौटने पर उसने शरद को खूब पीटा। बीच बीच में अपने कपाल पर भी हाथ मारकर कहती, कपाल यानी अपने माथे पर हाथ से मारते हुए वो बार बार ये कहती कि क्या करेगा ये लड़का, कैसे चलेगा इसका काम। लेकिन सास ने उसे समझाया, सास यानी शरद की दादी और शरद की माँ की सास, बहू तू इसे मत मार, एक दिन इसकी मति यानी बुद्धि लौट आएगी और ये बहुत बड़ा आदमी होगा। मैं वह दिन देखने के लिए नहीं रहूंगी, लेकिन तू देख लेना, मेरी बात झूठ नहीं होगी। अब यहाँ पर दादी जो है अपने विश्वास के साथ ये कहती है कि तुम इसे मारो मत, समय के हिसाब से वो आगे चलकर अच्छा इंसान बनेगा और ये मेरा दिल बोलता है मैं इसे देखने के लिए नहीं रहूंगी, लेकिन तुम मेरी इस बात को याद रखना कि ये बड़ा होकर एक बहुत बेहतरीन इंसान बनेगा। पंडित जी भी जब कभी उसके पास शिकायत लेकर पहुंचते तब उसने भी वह बड़े शांत भाव से यही कहती, पंडित जी न्याड़ा यानी शरद थोड़ा दुष्ट तो है, पर बड़ा होकर ये भलमानस ही बनेगा। भलमानस यानी भला आदमी ही बनेगा। पंडित जी स्वयं कई बार उसकी शरारतों को अनदेखा कर जाते। क्यों? क्योंकि एक तो वो पढ़ने में तेज था और दूसरे वो उनके बेटे काशीनाथ का परम मित्र भी था। अब काशीनाथ जो है उसी स्कूल में पढ़ता था और उसी स्कूल में पढ़ती थी उसके एक मित्र की बहन। काशीनाथ का एक मित्र था, मित्र की बहन थी। ना जाने कैसे शरद की उससे मित्रता हो जाती है। वो अक्सर दोनों एक साथ घूमते हुए दिखाई देते, जितना एक दूसरे को चाहते उतना ही झगड़ा भी करते। अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है उस मित्र की बहन से जो दोस्ती हो जाती है शरद की, उन दोनों के बीच जैसा संबंध है दोस्ती का वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन दोनों में बहुत लड़ाई होती, बहुत झगड़ा होता, लेकिन दोस्ती उतनी ही मजबूत। नदी या तालाब पर मछली पकड़ना, नाव लेकर नदी में सैर करना, बाग से फल चुराना, पतंग का सरंजाम तैयार करना, वन जंगल में घूमना, इन सब प्रकार के बाल सुलभ जो बच्चे करते हैं अपनी उम्र के अनुसार कामों में, वो बालिका जो है, वो लड़की जो अब शरद की दोस्त हो चुकी है, वो शरद की संगनी यानी साथी बन चुकी थी। असली नाम उसका क्या था किसी को नहीं पता, परंतु सुभीते के लिए लोग उसे धीरू के नाम से जानते हैं और इस तरीके से उस लड़की को अब लोग धीरू के नाम से जानते हैं, असल नाम कोई नहीं जानता। धीरू को एक शौक था, करौंदों की ऋतु आती तो वह उनकी माला तैयार करती और शरद को भेंट कर देती। शायद माल्यार्पण यानी माला का अर्पण जो है उसका अर्थ वह अभी तक नहीं जानती थी, लेकिन समय के देवता ने एक न एक दिन यह रहस्य उन दोनों को समझा ही दिया होगा। वैसे उन दोनों का संबंध जो है वो कम रहस्यमय नहीं था, यानी उन दोनों की दोस्ती ऐसी थी जो बहुत ही गुप्त लगती थी, छुपी हुई सी लगती थी, रहस्यमय। ऐसे जो दिखता था वो है नहीं, या फिर है जो वो दिखता नहीं, तो इस तरीके से बड़े रहस्यमय उनका संबंध लगता था। गर्मी के दिनों में एक दिन क्या होता है कि शरद जो है वो देवदास की तरह, देवदास यानी कि देवदास उनकी रचना है, उसी में इसी तरीके का कैरेक्टर है, उसी की तरह पाठशाला के कमरे में एक कोने में वो एक फटी हुई चटाई के ऊपर बैठा था। स्लेट हाथ में लिए वो कभी आंखें खोलता, कभी मूंदता, कभी पैर फैलाकर जमुहाई लेता, जमुहाई यानी उबासियां लेना, यॉर्निंग करना। अंत में वो बहुत ही चिंताशील हो उठा, यानी अब इस तरीके से खाली बैठा है तो दिमाग में कई विचार आ रहे थे।
उसने निश्चय किया कि ऐसा समय जो है वो गुड्डी उड़ाते हुए घूमने फिरने के लिए होता है। बस क्षण भर में एक युक्ति उसे सूझ आई, एक तरीका, युक्ति यानी तरीका सूझ आया। पाठशाला में उस समय जलपान यानी जिसे आप कहते हैं लंच टाइम की जो ब्रेक होता है वो उसकी छुट्टी थी। बालक नाना प्रकार यानी कई प्रकार के खेल खेलते हुए शोरगुल कर रहे थे। वो शरारती था इसलिए उसे छुट्टी नहीं मिली थी। एक बार पाठशाला से निकलता तो लौट कर आता ही नहीं था, इसलिए सजा के तौर पे वो क्लास में ही था। कक्षा के प्रमुख छात्र जो है वो भोलू थे। भोलू की देखरेख में उसे पढ़ने की आज्ञा थी। अब यहाँ पर शरद क्या करता है भोलू के साथ, वो अब कहानी आगे बढ़ेगी। उसने देखा कि पंडित जी सो रहे हैं और भोलू जो है वो टूटी हुई बेंच पर ऐसे बैठा हुआ है जैसे पंडित जी हो, यानी वो अपने आप को पंडित जी समझने लग गया था। उसको जिम्मेदारी दे दी गई तो वह चुपचाप स्लेट लेकर उसके पास पहुंचा। शरद जो है अब स्लेट लेकर अपनी भोलू के पास पहुंचता है, बोलता है ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है। भोलू ने गंभीर होकर कहा लाओ जरा स्लेट देखूं तो। जिस समय भोलू जोर जोर से बोलकर सवाल निकालने की चेष्टा यानी कोशिश कर रहा था, उसी समय एक घटना घट गई। सहसा भोलू बेंच के पास जो चूने का ढेर लगा हुआ था उसमें जा गिरा और शरद का फिर कहीं पता ना लगा। शरद की ये चालाकी थी, भोलू को अपनी स्लेट पर एक सवाल देखकर उसको भरमा के वहां से भागना था, उसे निकलना था। धीरू ये देखकर जोर जोर से तालियां बजा बजा कर हंसने लगी। धीरू कौन? वही लड़की जो उसकी मित्र बन चुकी थी, अब पक्की मित्र बन चुकी थी। उसका नाम धीरू जानते हैं सब। तो ये धीरू जो है ये सब चीजें देख रही है और जब शरद वहां से भाग निकलता है तो वो तालियां बजा बजा कर हंसने लगती है। उसी समय पंडित जी जाग उठते हैं। भोलू का रूप तब देखते ही बनता था, क्योंकि वो चूने की ढेर में गिर गया था और पूरा सफेद सफेद दिख रहा था। तो सिर से पैर तक चूने में रंग कर भूत की तरह वो दिखाई दे रहा था और रोना उसका किसी तरह भी बंद नहीं हो रहा था। पंडित जी को स्थिति समझते देर नहीं लगी। बोले तो वह शर्ता हरामजादा तुझे धक्का देकर भाग गया है? भोलू ने किसी तरह का आ। उसके बाद शरद की जो खोज मची यानी उसको जो जिस तरीके से ढूंढा गया वह किसी छोटी मोटी सेना के आक्रमण से कम नहीं था। यानी कि इतने लोग पीछे लगा दिए गए उसको ढूंढने के लिए ताकि उसको इसकी सजा दी जा सके। लड़के नाना प्रकार की यानी कई प्रकार की बातें करते उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई उसको पकड़ नहीं सका। जिस किसी ने उसके पास पहुंचने की चेष्टा की उसी पर उसने ईंट फेंक मारी, यानी वो भागा वहां से और जो उसके पीछे पड़ा उसने उसको ईंट से मारा। धीरू सब कुछ देख रही थी। अब वो लड़की जो यहाँ पर शरद की मित्र बनी है, नई और बहुत गहरी मित्र है, धीरू ये सब कुछ देख रही थी और जान भी रही थी। वह यह भी जानती थी कि शरद इस समय कहाँ गया होगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने आंचल में मूड़ी बांधी और जमींदार के आम के बाग में प्रवेश किया। वहीं एक बांस का भिड़ा था। पास पहुंचकर उसने देखा शरद वहां बैठा हुआ हुक्का पी रहा है। उसे देखते ही बोला लाओ क्या लाई हो, यानी यहाँ पर अपनी निश्चित जगह पर आकर शरद बैठा है और वो हुक्का पी रहा है। और ये जगह जो है धीरू जानती है और धीरू भी वहाँ पहुँच जाती है और उसे देखकर वो बोलता है लाओ क्या लाई हो। और ये कहते कहते उसके आंचल में से मूड़ी खोलकर खाने लगा। वह खाता रहा और धीरू पंडित जी की बात सुनाती रही। अचानक वह बोला पानी लाई हो? धीरू ने कहा पानी तो नहीं लाई। शरद बिगड़ कर बोला, यानी थोड़ा वो बिगड़ जाता है, गुस्से में होकर बोलता है तो अब जाकर लाओ। धीरू को यह अच्छा नहीं लगता जिस तरीके का व्यवहार यहाँ पर शरद पेश करता है। कहा अब मैं नहीं जा सकती, तुम चलकर पी आओ। मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तुम ही जाकर ले आओ। धीरू नहीं उठी और शरद ने गुस्सा होकर कहा जाओ, मैं कह रहा हूँ ना। धीरू अब भी चुप रही। तब शरद ने उसकी पीठ पर एक घूंसा मारा। कहा जाएगी कि नहीं? धीरू रो पड़ी, एकदम उठते हुए बोली मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ से सब कुछ कह दूंगी और ये भी कहूंगी कि तुम हुक्का पी रहे हो। कह दे जा मर। उस दिन फिर शरद को माँ के हाथों मार खानी पड़ी, यानी धीरू माँ को सब बता देती है और परिणाम स्वरूप शरद जो है अपनी माँ से खूब मार खाता है। धीरू फिर पिटी, यानी कि इसके बाद शरद धीरू से मिलता है और धीरू को फिर से मारता है वो। लेकिन दोनों की मित्रता में से कोई अंतर नहीं पड़ता। दोनों की मित्रता आज भी गहरी है। इतने इस तरीके के बर्ताव के बाद भी वह निरंतर प्रगाढ़ ही यानी गहरी ही होती गई। बहुत दिनों के बाद शैशव की इस संगनी, शैशव यानी छुटपन की वो जो संगनी यानी साथी यानी दोस्त को आधार बनाकर शरद ने अपने कई उपन्यासों की नायिकाओं का सृजन भी किया। यानी अपनी इस सहेली धीरू का
ध्यान करते हुए जब वो लेखन के संसार में आया था तो उसने अपने उपन्यासों में बहुत सारी जो नायिकाएं हैं, जिन्हें हीरोइंस कहा जाता है, अपने लेखन की, अपनी रचनाओं की, अपनी कहानियों की जो हीरोइंस हैं या नायिका है, उसका सृजन किया था अपनी धीरू को याद करते हुए। देवदास की पारो, बड़ी दीदी की माधवी और श्रीकांत की राजलक्ष्मी, ये सब धीरू का ही तो विकसित और विराट रूप है। यानी धीरू ही है जो ये जितनी भी नाम लिए गए हैं अभी कोमाज में, ये सारे शरत जी के जो है वो रचना है, शरत चट्टोपाध्याय के, वो इन्हीं की ही रचनाएं हैं। और इसमें जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं ये सारे जो हैं वो धीरू के ही रूप हैं। विशेषकर देवदास में तो जैसे उसने अपने बचपन को ही मूर्त रूप दे दिया है, यानी अपने बचपन के साथ, धीरू के साथ जो भी समय बीता है, उन्होंने देवदास में पारो के रूप में अपनी धीरू को का जो कैरेक्टर है पूरा का पूरा एज इट इज़ उन्होंने वहाँ पर लिख दिया है। दिन पर दिन बीतते चले जाते थे। इन दोनों बालक बालिका के आमोद की सीमा नहीं थी। दिन भर धूप में घूमते फिरते, संध्या को घर लौटकर फिर मार खाते। अब इन दोनों का ये रूटीन बन चुका था। ये दोनों जो हैं इनमें इतनी गहरी दोस्ती थी कि कोई इनकी दोस्ती की गहराई को नाप नहीं सकता था, ना तोड़ सकता था। अब बालक बालिका के आमोद की सीमा नहीं थी। उनकी मित्रता इतनी थी कि उसका आनंद वो लेने के लिए वो इस तरीके से दिन भर धूप में घूमते फिरते, संध्या को, शाम को घर लौटते और फिर मार खाते, और ये उनका रूटीन बन गया था। रात को निश्चिंत और निर्द्वेग सो जाते, बिना किसी चीज़ की फिक्र किए हुए, आते थके रहते सो जाते। दूसरे दिन सवेरा होते फिर भाग जाते और फिर संध्या को तिरस्कार और प्रहार सहन करते। तिरस्कार यानी उनको बुरी से बुरी बातें सुननी पड़ती और व्यवहार सहना पड़ता, लेकिन उनका वही रूटीन बन गया। तीसरे दिन, चौथे दिन बार बार यही कहानी दोहराई जाती। इनका और कोई संगी साथी नहीं था और ना उसकी कोई ज़रूरत ही थी। गांव भर में उपद्रव यानी कि हल्ला मच गया। उपद्रव करते फिरने के लिए दोनों ही यथेष्ट थे और दोनों ही जो है गांव भर में इस तरीके से अपने हरकतों से, अपने व्यवहार से उपद्रव करते हुए दिखते। बीच बीच में मछली का शिकार और नाव खेकर, नाव को तैराकर, खेना जो होता है उसको तैराना जो है, तैराते हुए किनारे तक ले जाना। तो नाव खेकर दिन काटने के साथ साथ शरत यात्रा दल में जाकर शागिर्दी भी करता था। अब वो यात्रा दल में जाता था और वहाँ पे शागिर्दी भी करता था। अपने मधुर कंठ के कारण वह उनके लिए बहुत उपयोगी था, इसलिए जब उससे भी उसका जी उब जाता तो अंगोछा कंधे पर रख कर निकल पड़ता। जैसा कि पाठ के शुरुआत और बहुत अभी कई अंशों में हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं यहाँ पाठ के, कि शरद जो है वो तीक्ष्ण बुद्धि का तो था ही, मधुर कंठ भी था। जब उसकी दोस्ती, औरों से भी उसकी दोस्ती के चर्चे किए गए थे, तब वहाँ पे बताया गया था कि मधुर कंठ होने की वजह से और संगीत में उसकी रुचि भी थी। तो वैसे ही यहाँ पे जब वो शागिर्दी करता था तो मधुर कंठ का अपना जो है उसका बहुत उनके लिए अब उपयोगी हो गया था, क्योंकि शरद का जो कंठ है वो बहुत मधुर था, वो संगीत के लिए बहुत उपयुक्त था। लेकिन जब उससे उसका जी उब जाता तो वो अंगोछा को अपने कंधे पर रख कर निकल पड़ता। यह निकल पड़ना विश्व कवि के काव्य की निरुद्देश्य यात्रा नहीं थी, जरा दूसरे ढंग की थी। निकल पड़ना एक होता है, सेंस होता है, अर्थ होता है कि आदमी उस क्षेत्र में एक अपनी पैठ बनाने के लिए, एक कोशिश करने के लिए निकल पड़ा है बिना किसी फिक्र के। लेकिन ये वो निरुद्देश्य यात्रा नहीं थी, ये कुछ दूसरे ढंग की यात्रा थी। वह भी जब खत्म हो जाती तो फिर एक दिन चोट खाए हुए अपने चरणों को तथा निर्जीव देह को, निर्जीव यानी जिसमें जान ना हो, ऐसे शरीर को लेकर घर वापस लौट आता। वहाँ आवाभगत होती और उसके बाद बोधोदय तथा पद्य पाठ में दिल लगाने का क्रम चलता। बोधोदय तथा पद्य पाठ जो है ये हमने भी पढ़ा था कि इसके विषय में उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया था। फिर वो वहाँ से जब लौट के आते तो उसमें दिल लगाने का उनका क्रम चलता। फिर एक दिन सब किया कराया वो भूल जाता। दुष्ट सरस्वती कंधे पर सवार हो जाती। दुष्ट सरस्वती यानी कभी कभी जब सरस्वती यानी ज्ञान जो है, शिक्षा जो है, पढ़ाई लिखाई जो है उसके लिए बोझिल हो जाती तो उसको दुष्ट सरस्वती लगती और वो कंधे पर सवार सी महसूस होती। फिर शागिर्दी शुरू होती। फिर घर से 9-2-11 हो जाता वो, और फिर वो घर से भाग जाता। शागिर्दी पाते ही वो फिर से भाग जाता। यानी एज ए स्टूडेंट उसे अपनी लाइफ पसंद नहीं थी। आप कह सकते हैं बच्चों को ये ज़्यादा समझ में आएगा कि शागिर्दी जैसी शुरू होती वो फिर से उसका घर जो है उसका मन जो है घर से उचट जाता और वो 9-2-11 हो जाता।
उस दिन सरस्वती नदी के घाट पर पहुंचा तो सामने डोंगी पड़ी हुई थी। बस उसमें जा बैठा और उसे खेता हुआ पहुंच गया 3-4 मील दूर कृष्णपुर गांव में। वहां रघुनाथ बाबा का प्रसिद्ध अखाड़ा था, वहीं जाकर कीर्तन में हाजिर हो गया। रात हो गई, फिर लौटना हो नहीं सका। अगले दिन पता लगाते लगाते मोतीलाल स्वयं उसे लेने के लिए वहां पहुंचे। मोतीलाल यानी शरद के पिता। लेकिन ये एक दिन की अनायास यात्रा नहीं थी, किसी बड़ी यात्रा का आरंभ था। कभी अकेले कभी मित्रों के साथ और उसका वहां आना जाना जारी रहा। लेकिन कहने का अर्थ ये कि एक दिन की बात नहीं थी कि वहाँ कीर्तन में शामिल होना और उसका एकदम से वहाँ पहुँच जाना, फिर उसी दिन के बाद से उसे भूल जाना। ये लंबा चला और एक दिन के लिए ही नहीं था ये सिर्फ। इन्हीं दिनों गांव में सिद्धेश्वर भट्टाचार्य ने एक नया बांग्ला स्कूल खोला। अब यहाँ पर गांव में सिद्धेश्वर भट्टाचार्य ने एक नया बांग्ला स्कूल खोला। यहाँ पर शायद वहाँ मन लगाकर पढ़ सके, इस ख्याल से वहाँ दाखिला उसका करवाया गया। लेकिन उसके कार्यक्रम में कोई अंतर नहीं पड़ा, वो जैसे पहले था वो आज भी है। साल भर यूं ही निकल गया। तभी अचानक मोतीलाल को डेहरी आनसोन में एक नौकरी मिल गई। मोतीलाल यानी उसके पिता शरद के। अब डेहरी आनसोन में उसको एक नौकरी मिल गई उसके पिता को। पिता के साथ कुछ दिन वह भी वहां रहा, लेकिन वह सारा समय खेल कूद में बीता। वहां एक नहर थी, उसके किनारे पक्की खिरनियां बटोरता या फंदा डालकर गिरगिट पकड़ता या फिर घाट पर जाकर बैठ जाता और कल्पनाओं के आल जाल में डूब जाता। जिस तरीके से उसके पिता को कल्पनाएं पसंद थी, वो सपने देखा करते थे, तो थोड़ा सा प्रभाव पिता का जो है वो शरद पे भी था। कल्पनाओं के आल जाल में डूब जाता, बड़ी बड़ी बातें सोचता, उन्हीं में डूब जाता। सभी प्रकार की शरारतों के बीच में अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट यानी कि वो अंतर्मुखी भी था। इन सब शरारतों के बीच ये चीज़ जो है बहुत कम दिख पा रही थी, लेकिन वो अंतर्मुखी था। ये उसका व्यवहार था, ये उसका जो आप कह सकते हैं कि शरत जो है वो शरारती तो था, लेकिन वो अंतर्मुखी था। अपनी बात वो हर किसी से शेयर नहीं कर पाता था। तो सभी प्रकार की शरारतों के बीच में अंतर्मुखी होने का उसका जो स्वभाव है, अब वो निरंतर प्रगति करता जा रहा था। यानी वो दिन पर दिन अब वो अंतर्मुखी होना उसका बढ़ता ही जा रहा था। अपने इस अल्पकालिक यानी बहुत थोड़े से समय के लिए वो डेहरी प्रवास यानी कि उसके पिता को नौकरी मिली थी, वहाँ पे वो उनके साथ जाता था। तो वो थोड़े समय के लिए, क्योंकि उनके पिता लंबे समय तक किसी नौकरी में रहते नहीं थे, तो वो अल्पकालिक थोड़े से समय के लिए वो डेहरी प्रवास जो उसे मिला था वो उसे कभी भूल नहीं पाएगा। ग्रहदाह जो कि शरद की एक रचना है, आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये भी एक बेहतरीन रचना है उनकी। तो ग्रहदाह में उसने इस नगण्य यानी छोटे से स्थान को भी अमर कर दिया है। यानी डेहरी में जो अल्पकालिक समय, छोटा सा एक समय उन्होंने जो अपने पिता की नौकरी के दौरान वहाँ पर बिताया था, जहाँ वो अपने कल्पनाओं में डूबा रहा करते थे, खिरनियाँ बटोरते थे, फंदा डाल के गिरगिटों को पकड़ा करते थे, उस सिचुएशन को और जीवन के उस हिस्से को उसने अपनी ग्रहदाह रचना में जगह दी है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसको पेश किया है वहाँ पर। देवानंदपुर लौटने पर उसे एक और शौक लग गया। शौक तो पहले भी था, पर वह अब सनक की सीमा तक पहुंच गया। यानी शौक और सनक दोनों में फर्क है। पहले ये चीज़ देवानंदपुर में रहने पर उसे शौक की तरह थी, लेकिन अब वो सनक बन चुकी है। सरस्वती नदी छोटी सी उथली नदी है, पाट भी बहुत चौड़ा नहीं है, पानी कमर से ऊपर नहीं जाता है। तो यहाँ पर नदी की बात बता जा रही है कि वहाँ का पानी जो है वो कमर से ऊपर नहीं जा पाता है, अक्सर उसमें सिवार भरी रहती है। बीच बीच में जहाँ खुला था वहीं छोटी छोटी मछलियाँ जो है वो खेला करती थी। बंसी में आटे की गोली लगाकर वह उसे पानी में डाल देता और बैठा रहता। एक दिन उसने देखा कि मोहल्ले का नयन बागदी दादी के पास आया और कह रहा है, माँ जी मुझे 5 रुपए दे दो, मैं तुम्हारे पोते को दूध पिलाकर अदा कर दूंगा। यहाँ पर नयन बागदी जो कि गाँव का ही एक बंदा है, जो शरद की दादी के पास आता है, उनसे 5 रुपए उधार मांगता है और ये कहता है कि 5 रुपए दे दो मुझे, रिश्तेदार ने जो है गाय बेचने का वादा किया है, तो मैं वो 5 रुपए की गाय लेकर जो उससे दूध निकलेगा तुम्हारे पोते यानी शरद को पिलाकर उसकी अदायगी कर दूंगा। तो यहाँ पर उनकी दादी से ये सौदा हो रहा है, एक अच्छी सी गाय लाना चाहता हूँ, बसंतपुर में मेरा एक रिश्ते का भाई है, उसने कहला भेजा है। दादी ने उसे 5 रुपए दे दिए और वह प्रणाम करके वहां से चला गया। तभी शरद के मन में सहसा एक विचार कौंध आया। सुन रखा था कि बसंतपुर में छीप बनाने के लिए अच्छा बांस मिलता है। बस वह चुपचाप नयन बागदी के पीछे पीछे चल पड़ा। 1 मील चलने के बाद नयन ने उसे देखा। वह बहुत नाराज हुआ, लालच भी दिया,
लेकिन शरद पर कोई उसका असर नहीं हुआ। तब जबरदस्ती पकड़कर वह उसे दादी के पास ले आया। यानी नयन जो है जब देख लेता है कि 1 मील तक पीछे पीछे उसके शरद चला आया है तो उसको वापस लौटाकर उसकी दादी के पास छोड़ जाता है। बोला रास्ता ठीक नहीं है, खतरा है, अगर समय से ना लौट सका तो आप ही बताइए, गऊ को संभालूंगा या इसको। दादी खतरे की बात जानती थी। उसने शरद से कहा तू नहीं जाएगा, और अगर चोरी से गया तो मैं पंडित जी से कह दूंगी। नयन चला गया। शरद भी पोखर में नहाने का बहाना। अब जब नयन दोबारा से जाता है तो शरद जो है दोबारा से एक कहानी रचता है, उसके जरिए वो उसके पीछे पीछे जाता है। नयन तो चला गया, शरद भी जो है अब पोखर में नहाने का बहाना करता है और शरीर में तेल मलता हुआ अंगोछा कंधे पर डालकर घर से निकलता है बहाना करके। नदी के किनारे किनारे वन जंगल और आम कटहल के बागों के भीतर होकर वो 2-2.5 मील तक दौड़ता हुआ चला गया। इस तरीके से उसने बागों का सहारा लेते हुए शॉर्टकट लिया और जहां पहुंचना था वो नयन से पहले पहुंच जाता है। जिस जगह पर गांव का कच्चा रास्ता ग्रैंड ट्रंक रोड की पक्की सड़क से जाकर मिलता है, वहीं जाकर वो खड़ा हो गया। कुछ देर बाद नयन भी वहां आ पहुंचा। शरद को वहां देखकर हतप्रभ रह गया, हैरान हो गया वो। पर अब लौटना जो है वो संभव नहीं था। हंसकर बोला अच्छा देवता, चलो जो भाग्य में होगा अब देखा जाएगा। अब इस तरीके से मजबूर होकर जो है नयन मान जाता है और शरद को अपने साथ ले चलता है। बसंतपुर पहुंचकर नयन की बुआ ने उसकी खूब खातिर की। उसे गाय मिली और बालक शरद को मिली बांस की कमचियां। रुपए भी बुआ ने लौटा दिए। लौटते समय दिन डूबा चला जाता था, यानी कि शाम हो गई थी। 2 कोस भी नहीं चले होंगे कि चांद निकल आया, यानी रात हो गई। रास्ते के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल और बरगद के पेड़ थे जो ऊपर जाकर आपस में ऐसे मिल गए थे कि राह में घना अंधेरा छा गया था। जब वे कच्ची राह पर पहुंचे तो झाड़ झंखाड़ों वाला जंगल और भी घना हो गया। इसी जंगल में तो लुटेरे आदमी को मारकर गाड़ देते थे और पुलिस उधर मुंह भी नहीं करती थी। यानी जिस रास्ते से वो लौट रहे थे शरद और नयन, वो जंगल पड़ता था और जंगल का रास्ता इतना भयानक था कि वहां पर लोगों को पकड़कर उन्हें जिंदा मारकर गाड़ दिया जाता था और पुलिस जो है उस केस पर ध्यान भी नहीं देती थी। तो इस तरीके से वो भयानक रास्ता था और वहाँ से निकलना या गुजरना जो है वो बहुत रिस्की था, खतरे वाला रास्ता था। गांव का आदमी भी रिपोर्ट करने नहीं जाता था क्योंकि उन्हें शिक्षा मिली हुई थी। यानी गांव के आदमी को पहले से ही ये शिक्षा मिली हुई है कि पुलिस से पंगा लेना यानी आफत बुलाना है, डबल करके आफत को। तो इसलिए वो पुलिस के पास जाते ही नहीं थे। तो पुलिस के पास जाना वो आफत को बुलाना समझते थे। बाघ के सामने पड़कर भी देव संयोग से कभी प्राण बच सकते हैं, लेकिन पुलिस के पल्ले पड़कर नहीं। गांव वालों का ये मानना था कि अगर आप कभी बाघ के सामने पड़ जाओ तो भगवान की दया से उससे भी बच सकते हो, लेकिन अगर पुलिस का पल्ला पड़ा तो उससे नहीं बच सकते। यहीं पहुंचकर सहसा एकदम उन्हें कुछ दूर पर चीख सुनाई दी। साथ ही लाठियों के बरसने का शब्द भी हुआ। उन्हें यानी उसकी भी आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद सन्नाटा छा गया। नयन बोला बेचारा खत्म हो गया, अब हमें जरा होशियार होकर चलना चाहिए। नयन को इस बात का अंदाजा था कि जंगलों में और इस तरीके के भयानक और खतरनाक रास्तों में क्या होता है। इस अंदाजे से वो बोलता है कि बेचारा खत्म हो गया और अब हमें जरा होशियार होकर चलना चाहिए। बालक शरद भय से कांपने लगा। सांस लेना भी मुश्किल हो गया। धुंध के मारे कुछ दिखाई भी नहीं देता था कि सहसा फिर किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी। नयन चीख उठा, खबरदार, कहे देता हूँ, बामन का लड़का मेरे साथ है। अगर पावड़ा मारा तो तुम में से एक को भी जीता नहीं छोड़ूंगा। नयन डरता है और कुछ हरकत होने पर वो ये कहता है कि बामन का लड़का, बामन यानी ब्राह्मण का लड़का मेरे साथ है, और ब्राह्मण के लड़के को मारना यानी ब्राह्मण को हाथ लगाना पाप के समान लोग मानते थे। तो इस वजह से वो उनको डराता है, धमकाता है, कहता है मैं बामन का लड़का मेरे साथ में है, अगर किसी ने भी जरा सा भी हथियार उठाने की या उससे प्रहार करने की कोशिश की तो मैं उसको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। कुछ आगे बढ़कर उन लोगों ने उस आदमी को देखा जिसकी चीख सुनाई दी थी। बेचारा कोई भिखारी था, एक तारा बजाकर भीख मांगता था, एक हाथ में लेकर, और उस कोई वाद्य यंत्र होता है यानी जो संगीत का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको गरीब आदमी ज़्यादातर बजाते हुए दिखेंगे, और वो उसको बजाकर मांग कर खाने वाला व्यक्ति था। नयन से नहीं रहा गया, क्रुद्ध होकर बोला, अरे नरक के कीड़ो, तुमने बेकार ही एक वैष्णव भिखारी के प्राण ले लिए। जी चाहता है तुम लोगों को भी इसी प्रकार मार डालूं।
यानी जंगल में इस तरीके से प्रहार करने वाले लोगों ने एक वैष्णव भिखारी के प्राण ले लिए, जिस पर नयन जो है वो बहुत गुस्सा होता है और उनको ये धमकी देता है कि मन करता है कि तुमको भी मैं इसी प्रकार से मार डालूं, तुमने एक भिखारी, वैष्णव भिखारी के वो भी प्राण ले लिए। इस बार पेड़ की आड़ से किसी ने जवाब दिया। बोलता, धर्म कर्म की बातें रहने दे, जान बचाना चाहता है तो भाग जा। कायरो, भागूंगा मैं तुम्हारे डर से। ये कहकर उसने टेंट में से रुपए निकाले और टनटनाते हुए बोला, देखो मेरे पास रुपए हैं, हिम्मत हो तो पास आओ और ले जाओ, मैं नयन बागदी हूँ। कोई उत्तर नहीं आया। मोटी सी गाली देकर वह फिर बोला, क्यों रे, आओगे या मैं घर जाऊं? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। राह में 2-3 पाबड़े पड़े हुए थे। नयन ने उन्हें उठा लिया। मारने का एक कोई जंगली, आप कह सकते हैं कि कोई बांस के डंडे होंगे या फिर इस तरीके का ही कोई हथियार होता है जिसको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पाबड़े। तो वो पड़े हुए थे जिसको नयन ने उठा लिया। कुछ दूर वह चला भी, लेकिन फिर बोला, ना भैया, आंखों से वैष्णव की हत्या देखकर हत्यारों को उसकी सजा दिए बिना मुझसे जाया नहीं जाएगा। अब नयन को ऐसा लगता है कि एक वैष्णव की हत्या हुई है और उसे मैंने देख भी लिया, और उसके देखने के बाद भी उसके हत्यारों को अगर मैं बिना सजा दिए जाऊं तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। और ये चीज़ उसके मन में बार बार घूमती है। बालक शरत ने पूछा, क्या करोगे? वे बोला, क्या मैं एक को भी नहीं पकड़ पाऊंगा? तब हम दोनों मिलकर लाठी से पीट पीट कर उसे मार डालेंगे। नयन अपना जोश दिखाता है और बोलता है कि क्या इनमें से एक आदमी को भी नहीं पकड़ पाऊंगा मैं? अगर एक को भी पकड़ लिया तो हम दोनों मिलकर उसे बहुत पीटेंगे और पीट पीट कर मार डालेंगे। पीट कर मारने के आनंद से बालक शरत को बहुत प्रसन्नता हुई। यानी पीटना और मारने की बात सुनकर शरत को बहुत खुशी होती है कि मौका मिलेगा पीटने मारने को। बोला, नयन दादा, तुम अच्छी तरह उसे पकड़े रहना, मैं अकेले ही उसे पीट कर मार डालूंगा। लेकिन कहीं मेरी छीप टूट गई तो? नयन ने हंसकर कहा, छीप की मार से नहीं मरेगा भैया, ये सोटा लो। सोटा यानी एक तगड़ा डंडा जिससे कि पीट कर मारा जा सके। और एक अच्छा सा पावड़ा उसने बालक शरत को दे दिया। तब तक लुटेरों ने समझ लिया था कि वे लोग चले गए हैं, इसलिए वे भिखारी की तलाशी लेने के लिए आ पहुंचे। लुटेरों ने सोचा कि अब तक ये दोनों चले गए होंगे और फिर जिसको उन्होंने मारा था उस भिखारी की तलाशी लेने के लिए वो वहां से निकल पड़ते हैं कि कुछ मिल जाए उन्हें, जिसके लिए उन्होंने उसको मारा। नयन पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया और उनमें से एक ने उसे देख लिया और चिल्ला के बोला, वहां कौन खड़ा है? उसकी चिल्लाहट सुनकर सब लोग भाग चले, लेकिन वह पकड़ा गया। नयन ने उसे बांध लिया और बालक के पास ले आया। वह बराबर रो रहा था। मुंह पर उसने कालिक पोत रखी थी, बीच बीच में चूने की टिपकी लगी हुई थी। नयन ने उसे सड़क पर लिटाया और कसकर 2-3 लातें लगाईं। फिर शरत से कहा, अब ताक कर पावड़ा मारो। अब यहाँ पर जो है नयन जब उसको अपनी गिरफ्त में ले लेता है तो शरत को इजाजत देता है कि वो ढंग से उसे मारे। बालक के हाथ पैर कांप रहे थे। रुआसा होकर उसने कहा, मुझसे ये काम ना हो सकेगा। अब यहाँ पे शरत जो है वो डर जाता है और उसको लगता है कि वो नहीं मार पाएगा। नयन ने कहा, तुमसे ना हो सकेगा? अच्छा, तो मैं ही इसे खत्म कर देता हूँ। शरत ने विनती के स्वर में कहा, ना नयन दादा, मारो नहीं। तब तक वह आदमी, जिसने शायद 2-3 दिन से अन्न की शक्ल भी नहीं देखी थी, सड़क पर ऐसे लेट रहा जैसे मर गया हो। नयन ने झुक के उसकी नाक पर हाथ रखा और कहा, नहीं, मरा नहीं है, बेहोश हो गया है। चलो भैया, हम भी घर चलें। तो ये इस तरीके से एक शरत के जीवन का एक हिस्सा है जहाँ पर वो जंगल से होके गुजरता है और एक और डर का सामना करता है। मारने पीटने का शौक रखने वाला शरत जो है, आज उसको भी डर लग जाता है। और इस तरीके से जीवन का एक हिस्सा यहाँ पर प्रभाकर जी ने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से शरत के जीवन में तरह तरह की विभिन्न छोटी छोटी घटनाएं और बड़ी से बड़ी घटनाएं भी हुई हैं, जिससे वो इतने मजबूत हो गए कि वो आगे चल के उन्होंने उसको अपने लेखन में बहुत बड़े स्तर पर लिखा और उसको लोगों के सामने पेश किया।